बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट स्कूल स्पीडर कैंपस बैरियटन लाहौर, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1। हम आज चैप्टर की एक्सरसाइज के पेज नंबर 12, 13, 14, 15 के जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 हैं इनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो पेज नंबर 12, 13, 14, 15 पे है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क। ए ऑप्शन है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मेक्स समथिंग मूव। बी ऑप्शन है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मेक्स समथिंग स्टैंड स्टिल। सी ऑप्शन है वर्क इज डन व्हेन नो फोर्स इज यूज्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टिल। डी ऑप्शन है वर्क इज डन व्हेन नो फोर्स इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है ए कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स मेक समथिंग मूव। कि वर्क कब होता है जब कोई चीज़ मूव करती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ए ऑप्शन है डेसिबल, बी ऑप्शन है हर्ट्स, सी ऑप्शन है जूल और डी ऑप्शन है ओहम। यानी एनर्जी का यूनिट क्या है, इसका आंसर है सी ऑप्शन जूल। थ्री क्वेश्चन है एन आईपैड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। एक आईपैड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए है लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बी ऑप्शन है लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सी ऑप्शन है साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। और डी ऑप्शन है साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर है सी साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। एक आईपैड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 4 है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी ऑन अर्थ। कि जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या चीज़ ज़मीन पर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ए है 1 न्यूटन पर केजी, बी है 10 न्यूटन पर केजी, 100 न्यूटन पर केजी, डी है 1000 न्यूटन पर केजी। इसका बी आंसर है 10 न्यूटन पर केजी। कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर कितनी होती है 10 न्यूटन पर केजी। 5th है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ए ऑप्शन है मास ओनली, बी ऑप्शन है स्पीड ओनली, सी ऑप्शन है मास एंड स्पीड, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी मास एंड स्पीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन द साइज ऑफ फोर्स। ये इसका आंसर ट्रू है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वर्क होगा। बी ऑप्शन है और सेकंड क्वेश्चन है नो एनर्जी इज यूज व्हेन वर्क इज डन। ये फॉल्स है, जब वर्क होता है तो एनर्जी यूज होती है। तीसरा है द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। यस, दोनों का आंसर, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट जूल है, ट्रू है ये। एन एनर्जी चेंज इज व्हेन वन टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर। यानी एनर्जी एक से दूसरी टाइप में कन्वर्ट उसको एनर्जी चेन कहते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है। एन ऑब्जेक्ट लिफ्टेड अबव द ग्राउंड हैज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे किया जाता है तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ये हमें स्टेटमेंट दी है, उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। गिव 2 थिंग्स दैट अफेक्ट द जीपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है मास एंड हाइट। सेकंड पे है एप्पल एंड ऑरेंज बोथ ग्रो ऑन ट्री ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ सेम हाइट और एप्पल एंड ऑरेंज हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ जीपी। जीपीई का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Which has more gravitational potential energy an apple or an orange। अब वो पूछा है कि एप्पल या ऑरेंज में से किसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका आंसर है इट्स डिपेंड अपॉन साइज एंड हाइट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। कि जिसके जो ज़्यादा हाइट पे होगा और जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। बी है एक्सप्लेन योर आंसर। इसका अब आंसर को एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ एप्पल हैज़ मोर साइज एंड हाइट इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मोर देन ऑरेंज, सिमिलरली वाइस वर्सा।
कि अगर एप्पल का साइज़ और हाइट ग्रेविटी ज़्यादा है तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ऑरेंज से। इसी तरह अगर ऑरेंज की हाइट एंड साइज़ ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा एप्पल से। अब तीसरे नंबर पे एक्सप्लेन वाई एन एप्पल ड्रॉप फ्रॉम हाई बिल्डिंग हैज़ अ लॉट मोर जीपी देन एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। कि एक एप्पल है उसको हाई बिल्डिंग से नीचे फेंका गया है, उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक एप्पल के जो ट्री से फेंका है। इसकी रीज़न क्या है? इसका आंसर है, इसकी रीज़न है बिकॉज हाई बिल्डिंग हैज़ मोर जीपी एज़ कम्पेयर टू ट्री। कि जो हाई बिल्डिंग पे एप्पल है उसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उस एप्पल के जो ट्री पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है द लिस्ट ब्लो गिव सम एनर्जी कन्वर्टर्स रेस हॉर्स। ये किसकी एनर्जी है? इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। हाई जंपर, जब हम हाई जंप करते हैं उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल कैटल, इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि अ कार इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h। द कार स्टॉप सम passengers देन रिज्यूम इट्स जर्नी एट द सेम स्पीड। अब वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक कार थी जो 50 km/h की स्पीड से मूव कर रही थी, वो उसमें कुछ लोग थे। अब वो एक जगह पे रुकती है, उसके बाद दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू करती है। वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टू थिंग्स अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार एज इट ट्रैवल अलॉन्ग द रोड। कहते हैं क्या दो चीज़ें हैं जो काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करेंगी जब वो रोड पे ट्रैवल कर रही है? इसका आंसर है मास एंड स्पीड। पार्ट 2 है कि व्हाट अफेक्ट विल द एडिशनल पैसेंजर हैव ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी। कि कहता है फर्ज करे उसमें एक पैसेंजर और आके बैठ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा? इसका आंसर है इफ स्पीड मेन सेम देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मास। अगर स्पीड सेम रह रही है गाड़ी की लेकिन उसमें एक आदमी ज़्यादा आ गया तो उसका मास बढ़ने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। 3 है एक्सप्लेन वाई अ कार ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड कुड कॉज मोर डैमेज दैन ट्रैवलिंग मोर स्लोली। कि कार जो ज़्यादा स्पीड से चल रही है वो ज़्यादा डैमेज क्यों करेगी? इसका आंसर है बिकॉज इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटर वी नो इंक्रीज इन स्पीड काज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी रीज़न ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए वो ज़्यादा डैमेज करती है। हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर थे। ये क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर नोट लिखने भी है और याद भी करना है। यह आपका होमवर्क भी है और लर्न भी करना है। इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। ये इसकी रीडिंग है, हमने पढ़नी है। रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, जानदारों में पैदावार किस तरह होती है, पौधे अपनी नस्ल को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स मस्ट रिड्यूस टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज बाय रिप्लेसिंग दोज दैट डाई। कहते हैं हर जानदार की तरह जो पौधे हैं उनको भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मुर्दा से जिंदा को रिप्लेस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ठीक है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स। अब इंसानों में इंसान या मर्द होता है जिससे नस्ल आगे चलती है, इसी तरह पौधों में फ्लावर होते हैं जिनसे नस्ल आगे चलती है। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट्स का, पूरे पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर। इससे पौधा आगे न्यू चलता है, नई नस्ल आगे चलती है। दे कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनसे नई नस्ल पैदा की जा सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनसे प्रोडक्शन हो सकती है नई नस्ल की। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्टेमन्स एंड दोज प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर गैमेट्स कंटेन्ड इन पोलन ग्रेन्स। जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको स्टेमन्स कहते हैं और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इनको ऑर्गन्स को स्टेमन्स कहते हैं और जो सेल्स हैं उनको गैमेट्स कहते हैं। और ये किस में होते हैं? ये पोलन ग्रेन में होते हैं। ऑर्गन स्टेमन्स होते हैं, ऑर्गन्स यानी सेल से मिलके ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स को अगर डिवाइड किया जाए छोटे समय तो डिवाइड किया जाए वो गैमेट होते हैं। और गैमेट किस में होते हैं? पोलन ग्रेन में होते हैं। जैसे कि ऑर्गन इस तरह ले लें कि इंसान है, इसका दिल, इसके गुर्दे, इसके फेफड़े, इसके ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन बने किससे हैं? ये छोटे छोटे सेल से मिलके बने, टिश्यू से मिलके, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं उनको गैमेट्स कहते हैं और गैमेट्स पोलन ग्रेन में होते हैं।
अच्छा, इस तरह द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड कार्पल्स एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स कॉल्ड ओव्यूल इनसाइड एन ओवरी। अब फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके नाम कार्पल्स हैं और ये ओवल्स प्रोड्यूस करती हैं और ये ओवरी के अंदर होते हैं। मेल के स्टेमन ऑर्गन्स हैं वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और पोलन ग्रेन में होते हैं। फीमेल के कार्पल ऑर्गन्स हैं वो ओवल्स प्रोड्यूस करते हैं और ओवरी के अंदर होते हैं। फॉर रिप्रोडक्शन टू बी यूजफुल पोलन ग्रेन्स एंड ओवल मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर थ्रू प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन। और रिप्रोडक्शन के लिए यानी नई नस्ल पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन्स और ओवरी आपस में एक दूसरे के करीब आएँ और इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं जिससे नई नस्ल पैदा होती है। द डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। अब ये नेक्स्ट डायग्राम है जिसमें इस फ्लावर की पूरी डिटेल शो है कि ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक फ्लावर शो कराया गया है जिसके हिसाब से ऊपर पेटल है, उसके नीचे स्टेमन है, उसके नीचे सेपल है, उसके नीचे नेक्टरी है, उसके बाद कार्पल है, उसके बाद लिखा हुआ है सेंटर में स्टेमन। स्टेमन के ऊपर लिखा हुआ है फिलामेंट। अब फिलामेंट को उन्होंने लार्ज करके दिखाया गया हुआ है, वो उसके ऊपर स्टार पे एक एंथर लिखा हुआ है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ से जो मेल और फीमेल आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू फ्लावर पैदा होता है इन दोनों के मिलने से। एंथर का मेन काम होता है। अच्छा, इसके बाद पोलन स्केल्स हैं और पोलन ग्रेन्स हैं। उसके बाद एक्सट्रीम राइट साइड पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। उसमें एक ओवरी है, ओव्यूल है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। ये एंथर स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होता है जिससे नई नस्ल या नया रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे शुरू होता है। ये कार्पल है। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेपल्स क्या होता है। सेपल्स प्रोटेक्ट द अनओपन फ्लावर व्हेन इट इज बड। जो सेपल होता है वो अनओपन फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो बड की शक्ल में होता है, यानी वो दाने की शक्ल में होता है, एक आँख की तरह के दाने की शक्ल में। उसके बाद है पेटल्स। पेटल आर यूजली ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेंस टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब इनका काम ही होता है, पेटल्स का काम ही होता है कि ये कलर्स शो कलर होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इनके ऊपर आते हैं और यहाँ से वो एंथर लेके फीमेल वाली साइड पे जाते हैं जहाँ पे एंथर गिर के दोनों कंबाइन होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। उसके बाद है स्टेमन्स। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये पूरा स्टेमन जो एक हिस्सा है, पूरे हिस्से को स्टेमन कहते हैं। एंथर प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल गैमेट्स। जो एंथर है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं जो फीमेल की ओवरी में ओवल के साथ कंबाइन होते हैं। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टिग्मा इज द स्टिकी टिप ऑफ द कार्बन विच कलेक्ट पोलन ग्रेन्स। अब ये एंथर से जो होते हैं पोलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होते हैं। ओवरी इज वेयर द फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। के ओवरी फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर। इसके बाद नेक्टरी इज वेयर अ शुगरी सोल्यूशन कॉल्ड नेक्टर इज मेड। इंसेक्ट्स कलेक्ट नेक्टर फॉर फूड। ये अब इंसेक्ट्स को आने के लिए भी एक लालच होता है, वो होता है ये उनको फूड्स चाहिए होता है, वो नेक्टरी से मिलता है। नेक्स्ट है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जानदारों में, पौधों में रिप्रोडक्शन का पहला जो तरीका होता है वो पोलिनेशन होता है। इट हैपन व्हेन पोलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम अनदर टू अ स्टिग्मा। पोलन इज यूजुअली कैरिड either by animals such as insects or by the wind। अब मेल के पोलन ग्रेन से जो एंथर होता है वो फीमेल की ओवरी के स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होते हैं। तो यहाँ से ये आते किस तरह हैं? ये आते हैं बाय एनिमल से या बाय इंसेक्ट से या बाय वाइंड। अब पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्ट किस तरह पोलिनेशन करवाते हैं? इंसेक्ट सच एज बीज विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फॉर देयर फूड। अब जो पौधे होते, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फ्लावर्स के ऊपर आते हैं अपना नेक्टर और पोलन लेने के लिए, अपनी खुराक के लिए। The shape and structure of the flower means that while the bee are collecting food, their hair bodies become covered in pollen grain. As the bee visit other flower, pollen is transport from the another one of flower to the stigma of other. अब जब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी खुराक लेने के लिए आते हैं तो पोलन ग्रेन उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठे वहाँ उसकी ओवरी के ऊपर जाके एंथर्स, वो जो एंथर होते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। पोलन जो होते हैं तो वो स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। समटाइम पोलन फ्रॉम फ्लावर इज डिपॉजिट इन और स्टिग्मा। दिस इज सेल्फ पोलिनेशन। अगर एक फूल के
एंथर और दूसरे फूल की स्टिग्मा हो तो ये क्रॉस पोलिनेशन होती है, लेकिन अगर उसी फूल के एंथर और उसी फूल की स्टिग्मा हो तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ये दो डिफरेंस है। नेक्स्ट है, डू यू नो grass plant is also known as burning bush because of strong lemon scented vapors in given by its leathery green leaves, flower and seed pods. The vaporize can easily catch fire into hot weather which goes all over the plants. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट ये एक पिक्चर है कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दिखाई गई है। कि पहला प्रोसेस ये है कि बी रीच इनसाइड द फ्लावर टू फीड वन नेक्टर, कि जो बी है वो एक अपनी खुराक हासिल करने के लिए एक फ्लावर के ऊपर बैठी है, वहाँ से सेकंड प्लस हुआ है पोलन कलेक्ट्स ऑन द बीज बैक, जो पोलन है उसकी बैक के ऊपर अटैच हो गए हैं। वहाँ से व्हेन द बी विजिट अनदर फ्लावर पोलन इज डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, कि जो पोलन है वो एंथर से जो आए हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच हो गए हैं, यानी एक से दो दूसरे से तीन, यानी पोलन यहाँ से इंसेक्ट के थ्रू और दूसरे स्टिग्मा पे चले गए। जी यहाँ तक हमारा लेक्चर था, ये आपकी रीडिंग थी। उससे पहले आपके क्वेश्चन आंसर थे वो आपने लिखने थे, लर्न करने थे, और ये आपने सिर्फ रीड करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। शुक्रिया।